नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ईडूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार तथ्य संग्रह की पुस्तक बेहद ही कारगर और बेहद ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। विशेषकर बात करें दोस्तों तो ये बीपीएससी के लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो बिहार के जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बिहार कांस्टेबल का हो या फिर बिहार एसआई दरोगा का हो, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से जिसमें कि बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए यह पुस्तक जो है बेहद ही कारगर और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, बात करें तो 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और 15 जुलाई से उसका फॉर्म भी फिलअप होने वाला है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए बिहार पे फोकस बनाना भी बेहद ज़रूरी है और उसी के संदर्भ में यह पुस्तक काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। तो उसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। दोस्तों, इसके विषय सूची को देख ले तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है दोस्तों कि इसमें सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर वह है बिहार सामान्य परिचय। उसके बाद में बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का अर्थव्यवस्था और इस तरीके से करते हुए इसके अलावा भी है बिहार में पर्यटन। उसके बाद में बिहार में जनगणना 2011, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार में कला एवं संस्कृति। उसके बाद में बिहार से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्वों को भी देखेंगे और फिर बिहार से संबंधित विविध तथ्य को भी देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों देखेंगे हम लोग 67वीं बीपीएससी से लेकर के 47वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों आइए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं बिहार के सामान्य परिचय के साथ। और सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बोल दूं कि दोस्तों यह पुस्तक जो है वो विशेषकर से बीपीएससी के लिए बेहद ही कारगर साबित होने वाली है। और इसको पढ़ने से दोस्तों बीपीएससी की परीक्षा हो या चाहे बिहार एसआई की परीक्षा हो, उसमें बहुत सारी मददें मिलेंगी। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आइए जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग बिहार सामान्य परिचय से। बिहार सामान्य परिचय से संबंधित सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों बिहार के नामकरण के बारे में। बिहार के नामकरण के बारे में बात करें तो 12वीं शताब्दी में या 12वीं सदी में बौद्ध बिहारियों की बहुलता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। इसके बाद में बात करें तो बौद्ध अनुयायियों की प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता था और इसमें बौद्ध भिक्षुक निवास किया करते थे। वहीं बिहार की यदि भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो दोस्तों बिहार की भौगोलिक स्थिति है उत्तर पूर्व भारत में यह स्थित है। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो हम लोग इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को भी एक नज़र में देख लेते हैं। ये बिहार का जो नक्शा दिया हुआ है दोस्तों, और इसके तहत हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को। सबसे पहले इसके अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करें तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 मिनट नॉर्थ तक। वहीं इसके देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट तक है। वहीं इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति है दोस्तों आयताकार, जबकि इसके संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में बात करें तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसी दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद में बात करें तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो कि उड़ीसा सहित था वो उसका गठन किया गया या इसके गठन की अधिसूचना या इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद में बात करें तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा सहित एक प्रांत का गठन हुआ। पहले दोस्तों बिहार, उड़ीसा और बंगाल सभी के सभी एक ही क्षेत्र हुआ करते थे, लेकिन 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा के साथ बंगाल से अलग हो गया। और उसके बाद में 1 अप्रैल वर्ष 1936 ईस्वी को बिहार उड़ीसा से भी अलग हो गया और एक अलग राज्य बन गया। फिर उसके बाद में बात करें दोस्तों तो 15 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी को बिहार का भी अंतिम विभाजन हुआ। और ये अंतिम विभाजन हुआ दोस्तों इसके तहत झारखंड जो है वो एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और ये 46% भूभाग के साथ झारखंड जो है वो भारत देश का 28वां राज्य बन गया। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले तथ्य को, जो कि कह रहा है कि बिहार की स्थापना दिवस के बारे में बात करें तो बिहार की स्थापना दिवस ही 22 मार्च को मनाई जाती है, जबकि बिहार के क्षेत्रफल है दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर। वहीं बात करें तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का भारत के कुल क्षेत्रफल का ये 2.86% हिस्सा रखता है, जबकि इसके क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो ये भारत का 12वां बड़ा राज्य है। वहीं यहाँ की कुल जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या है दोस्तों 10,40,99,452, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार की ये आंकड़ा है। इसके बाद में बात करें तो भारत में कुल जनसंख्या का ये 8.60% हिस्सा रखता है। इसके बाद में भारत का तीसरा जो बड़ा राज्य है दोस्तों, कहने का मतलब है कि ये भारत का तीसरा
बड़ा राज्य है ये जनसंख्या के मामले में। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, जबकि इसकी चौड़ाई की बात करें पूरब से पश्चिम में तो ये है 483 किलोमीटर की। जबकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 173 फीट है, कहने का मतलब कि ये केवल 53 मीटर की है। उसके बाद में यहाँ पर औसत वर्षा होती है दोस्तों 112 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ के प्रशासनिक विभाजन के बारे में बात करें तो बिहार जो है वो कुल मिलाकर के 9 प्रमंडलों में विभाजित है। जबकि यहाँ पे जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 38 जिले हैं और 38वां जिला है अरवल। जबकि बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है और इसके बाद में प्रखंड सह अंचल की बात करें तो 534 इसकी संख्या है। वहीं कुल मिलाकर बात करें दोस्तों कि बिहार में कितने पंचायत है तो बिहार में कुल मिलाकर के 8,067 पंचायत है। जबकि नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर 19 नगर निगम है और 19वां नगर निगम है दोस्तों सहरसा। जबकि नगर परिषद की बात करें तो कुल मिलाकर के 88 नगर परिषद है और नगर पंचायतों की संख्या 154 है। इसके बाद में बात करें तो बिहार की विधायिका के बारे में, तो दोस्तों बिहार की विधायिका के बारे में बात करें तो यहाँ पे पुलिस जिला 40 है, जबकि 38 जिलों के अतिरिक्त बागहा और नौगछिया पुलिस जिला भी है। इस तरीके से बात करें तो बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है और बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कुल मिलाकर के 243 है। जबकि विधान परिषद में सीटों की संख्या 75 है और बात करें तो लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। इसके बाद में देखें दोस्तों तो राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 16 है। और इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि विधानसभा में कुछ आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है दोस्तों 38 और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 2, जबकि ये है दोस्तों कटोरिया और मनिहारी का सीट। उसके बाद में बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है और वे 6 के 6 सीट है दोस्तों गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सहरसा। यही 6 के 6 सीट है दोस्तों जो कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि अब हम लोग बात करेंगे बिहार के चौहद्दी के बारे में। बिहार की चौहद्दी और सीमा के बारे में बात करें तो उत्तर में है दोस्तों नेपाल, और उत्तर में नेपाल से संबंधित कुछ बात करें तो नेपाल से बिहार के कुल मिलाकर के 7 जिले सीमा साझा करते हैं और ये 7 जिले हैं दोस्तों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 के 7 जिले जो हैं वो नेपाल से अपना सीमा साझा करते हैं। जबकि दक्षिण दिशा के बारे में बात करें तो दक्षिण दिशा में झारखंड राज्य पड़ता है। कहने का मतलब है कि बिहार राज्य जो है वो दक्षिण में झारखंड के साथ अपना सीमा साझा करता है, या झारखंड बिहार का पड़ोसी राज्य है दक्षिण दिशा में। झारखंड के बारे में बात करें तो झारखंड के साथ कुल मिलाकर के 8 जिले सीमा साझा करते हैं और वे 8 के 8 जिले हैं दोस्तों रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। इसके बाद में पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में दोस्तों पश्चिम बंगाल आता है और पश्चिम बंगाल के साथ कुल मिलाकर के 3 जिले सीमा साझा करते हैं और वे 3 जिले हैं दोस्तों किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। इसके बाद में पश्चिम दिशा की बात करें तो पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश पड़ता है और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार राज्य के 8 जिले सीमा साझा करते हैं और वे जिले हैं दोस्तों रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सहरसा, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। जबकि बिहार के राजकीय प्रतीक पर नजर दौड़ाएं तो बिहार के राजकीय प्रतीक के तहत बात करें तो राजकीय चिन्ह है दोस्तों बोधि वृक्ष, जबकि प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी। उसके बाद में द्वितीयक राजकीय भाषा की बात करें तो वो उर्दू है, जबकि राजकीय वृक्ष है दोस्तों पीपल। वहीं बात करें तो राजकीय पुष्प है दोस्तों गेंदा और राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है बैल और ये 2013 से पूर्व रीछ हुआ करता था और 2013 के बाद में राजकीय पशु बैल हो गया है। जबकि राजकीय पक्षी की बात करें तो वह है दोस्तों गौरैया और 2013 के पहले बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो फख्ता हुआ करता था। इसके बाद में राजकीय मछली की बात करें तो बिहार का राजकीय मछली कौन है दोस्तों, वह है मांगुर। इसके बाद में बिहार का जो राजकीय गीत है उसके बारे में बात करें तो बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ये गीत जो है दोस्तों वो भारत का राजकीय गीत है। भारत का राजकीय गीत कौन सा है, वह है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। इस गीत के गीतकार हैं दोस्तों सत्यनारायण, जबकि संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसको मान्यता प्रदान की गई थी वर्ष 2012 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है वो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें। इसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों प्रमंडल और प्रमंडल से संबंधित जिलों के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कुल मिलाकर के बिहार में 9 प्रमंडल हैं और 9 प्रमंडल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हम लोग सारण प्रमंडल के बारे में। सारण प्रमंडल में कुल मिलाकर के 3 जिले आते हैं और वे 3 जिले हैं दोस्तों सारण, सिवान और गोपालगंज।
जबकि तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो तिरहुत प्रमंडल में कुल मिलाकर के 6 जिले आते हैं और वे हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। जबकि दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो दरभंगा प्रमंडल में कुल मिलाकर के 3 जिले आते हैं और वे जिले हैं मधुबनी, उसके बाद में दरभंगा और फिर समस्तीपुर। उसके बाद कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले आते हैं, वे हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। जबकि पूर्णिया में 4 प्रमंडल आते हैं। दोस्तों पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं और वे जिले हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। जबकि पटना प्रमंडल में कुल मिलाकर के 6 जिले आते हैं, वे हैं नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसके बाद में बात करें पटना के अलावा मगध की बात करें तो मगध प्रमंडल में कुल मिलाकर के 5 जिले आते हैं, वे हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। उसके बाद में मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में कुल मिलाकर के 6 जिले आते हैं, वे हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और भागलपुर में कुल मिलाकर के 2 जिले आते हैं, वे हैं दोस्तों भागलपुर और बांका। दोस्तों इस आंकड़े से देखने से यह स्पष्ट होता है कि जो 9 के 9 प्रमंडल हैं उन सब में सबसे अधिक जिला वाला जो प्रमंडल है वह है दोस्तों तिरहुत प्रमंडल, उसके बाद में पटना प्रमंडल और फिर मुंगेर प्रमंडल। ये तीनों के तीनों प्रमंडल ऐसे हैं जिसमें कि 6 जिले आते हैं। और सबसे कम जिलों वाले प्रमंडल की बात करें तो वे है भागलपुर प्रमंडल, जिसमें कि मात्र 2 जिले आते हैं। इसके बाद में हम लोग दोस्तों इसके मैपिंग के तहत देखें तो मैप के सहारे भी हम लोग इसे देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। ये मैप है दोस्तों बिहार का, और बिहार में बात करें तो प्रमंडल और जिलों के बारे में ये बता रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग तिरहुत प्रमंडल के बारे में बात करें तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत पश्चिमी चंपारण आता है, उसके बाद में पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर शिवहर, मुजफ्फरपुर और फिर वैशाली। इतना जो क्षेत्र है दोस्तों ये आता है तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत। उसके बाद में हम लोग यदि दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो दरभंगा प्रमंडल में आता है मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद में कोसी प्रमंडल में आता है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। जबकि पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में आता है किशनगंज, अररिया, उसके बाद में पूर्णिया और कटिहार। इस तरीके से दोस्तों हम लोग कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 प्रमंडल को हम लोग देख चुके हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रमंडल को। तो अगला प्रमंडल हम लोग का आ जाएगा दोस्तों भागलपुर प्रमंडल में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केवल और केवल 2 ही जिले आते हैं, वे हैं भागलपुर और बांका। जबकि हम लोग मुंगेर के बारे में बात करें तो मुंगेर प्रमंडल में कुल मिलाकर के जिले आते हैं दोस्तों जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय। कहने का मतलब है कि मुंगेर में भी 6 जिले आते हैं। और मगध की बात करें तो मगध में आता है दोस्तों नवादा, गया, औरंगाबाद, उसके बाद में अरवल और फिर जहानाबाद। इसमें कुल मिलाकर के 5 जिले आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पटना प्रमंडल के बारे में। तो पटना प्रमंडल में दोस्तों जो जिले आते हैं उसके बारे में बात करें तो वे है कैमूर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, पटना और नालंदा। ये जो जिले हैं दोस्तों ये पटना प्रमंडल में आते हैं। और इसके बाद में हम लोग बात करें दोस्तों सारण प्रमंडल के बारे में। तो सारण में कुल मिलाकर के 3 जिले ही आते हैं और वे हैं सारण, सिवान और गोपालगंज। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा ये यहाँ तक बिहार का परिचय रहा। और फिर इसके बाद में दोस्तों हम लोग बचे हुए टॉपिक को अगले सेशन से शुरू करेंगे और फिर अगले सेशन से हम लोग एक रिदम में इस पुस्तक को पूर्ण रूप से कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पुस्तक के बारे में तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यह पुस्तक जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही कारगर है और बेहद ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर उस एग्जाम के लिए जिसमें कि बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिहार से संबंधित प्रश्न उसी